हैरान होकर मेघा के पास जवाब देने का समय नहीं था। एक जोरदार धमाके के साथ कार तेजी से बाईं ओर मुड़ गई, जिससे बाएं मुड़ने की धमकी मिली। लेकिन जगत मेहरा का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर एक शिकंजा की तरह तंग, सूक्ष्मता ने इसे दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, लगातार स्टीयरिंग व्हील को तेज गति से अलग अलग डिग्री में समायोजित किया। इस बीच जगत मेहरा ने मेघा को निर्देशित किया, एक्सीलेटर को हटा दो, अभी ब्रेक मत मारो। ब्रेक लगाने से पहले इसे धीमा होने दें और किनारे पर आ जाएं। पिछला बायां टायर फट गया, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह ठीक है। साइड में कोई कार नहीं है, चिंता न करें। आपकी पत्नी की कार पीछे की ओर थी, लेकिन यह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, इसलिए यह ठीक है। अधिक से अधिक बम्पर में कुछ पेंट स्क्रैप हो जाएगा। उनकी आवाज शांत और संयमित थी, पूरी तरह से अबाधित थी, और उन्हें देखकर पीछे की महिलाएं चंचल मौलासी, रश्मि सिंह और कविता बंसल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अभी भी उसी चर्चा में तल्लीन थीं। टायर के फटने के बाद शुरुआती झटके के अलावा कार ज्यादा उछली नहीं और अभी भी लगातार सड़क के किनारे की ओर बढ़ रही थी। जब तक रश्मि सिंह और अन्य लोगों को पता चला कि टायर उड़ गया है, तब तक कार लगभग रुक चुकी थी। उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वे घबराएं या भयभीत हो जाएं। कार रुकने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जगत मेहरा की पैतरेबाजी कम से कम बहुत उदासीन। विशिष्ट अतिथि, क्या आप ठीक हैं? उसने पूछा, कार के स्थिर होने के बाद पीछे मुड़कर और मुस्कुराते हुए। इससे पहले उन्होंने विपरीत लेन पर धातु का एक अनियमित टुकड़ा देखा था, जिसे तेजी से गुजरने वाले डंप ट्रक द्वारा कुचलने के बाद उनकी ओर गोली मार दी गई थी। स्थिति का शीघ्रता से आकलन करने और प्रक्षेपवक्र की भविष्यवाणी करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह बाएं पिछले पहिए से टकराने की संभावना थी। यदि वह कार चला रहा होता तो वह त्वरक और ब्रेक का उपयोग करके धातु के टुकड़े को चकमा दे सकता था, यहां तक कि उसे अपने वाहन से टकराने से भी रोक सकता था। लेकिन चूंकि वह एक यात्री था, इसलिए यात्री सीट पर बैठकर मेघा को मौखिक रूप से निर्देशित करना पर्याप्त तेज नहीं होता। इसलिए उन्होंने मेघा को कार को स्थिर करने में मदद करने के लिए स्टीयरिंग व्हील का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। कार के रवैये और टायरों और सड़क के बीच पालन घर्षण की समझ के बारे में अपनी धारणा पर भरोसा करते हुए उन्होंने कार की मुद्रा को जल्दी से समायोजित किया, जिससे वह नियंत्रण के पूर्ण नुकसान के किनारे से वापस आ गई। सौभाग्य से वे राजमार्ग पर नहीं थे और उनकी गति अधिक नहीं थी। चूंकि यह पिछला पहिया था जो उड़ गया था और ड्राइविंग व्हील नहीं, इसलिए वह वाहन को काफी तेजी से नियंत्रित करने में सक्षम था। पीछे की सीट पर बैठी 3 महिलाओं को मुश्किल से महसूस हुआ कि कार नियंत्रण खो रही है। हालांकि नर्मदा द्वारा चलाई जा रही कार को पीछे की ओर से पीछे की ओर ले जाया गया था, जिससे अप्रत्याशित उपद्रव हुआ। बेशक एक अधिक गंभीर दुर्घटना की तुलना में जो हो सकती थी यदि उनके वाहन ने पूर्ण नियंत्रण खो दिया था, इन 2 मामूली मुद्दों को वास्तव में परेशानी के रूप में नहीं गिना जाता था। जतिन और नर्मदा पीछे की टक्कर का निरीक्षण करने के लिए कार से बाहर निकले। दूसरी कार ऑडी A8L थी और दोनों वाहन लगभग रुक गए थे, इसलिए टक्कर गंभीर नहीं थी। कोरोला के पिछले बम्पर में कुछ दरारें थीं और कुछ पेंट कट गया था, जबकि 8L के फ्रंट बम्पर में भी कुछ पेंट खो गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। ऑडी के 4 लोग भी बाहर निकल गए। ड्राइवर के अलावा जो बिस्वां दशा में एक मजबूत युवक था, अन्य 3 अपने 30 से 50 के दशक में थे। उनके पेट बड़े थे, चेहरे लाल थे और शराब की गंध आ रही थी। क्या आपने कभी ड्राइविंग टेस्ट दिया है? आप कैसे गाड़ी चलाते हैं? आप आंख बंद करके समस्याएं पैदा कर रहे हैं। सोने के किनारे वाले चश्मे वाले एक नाराज अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो पीछे की सीट पर बैठे थे, ने शिकायत करते हुए 8L के नुकसान का निरीक्षण किया। पीछे की सीट के दूसरी तरफ से एक गंजे अधेड़ उम्र के आदमी ने निर्माता पर एक नजर डालते हुए हंसते हुए कहा, महिला ड्राइवर, चाहे उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या नहीं, सभी एक जैसे हैं। याशिका, जो कार से भी बाहर निकल गई थी, इस बात से काफी असंतुष्ट थी। उसने भौहें सिकोड़ लीं और कहा, सामने एक आपात स्थिति थी और हमें तेजी से ब्रेक लगाने में कोई समस्या नहीं थी। पर्याप्त दूरी न रखने या बहुत तेज गाड़ी चलाने और पीछे की ओर टक्कर पैदा करने के लिए यह आपकी गलती है। यह पूरी तरह से आपकी गलती है। यह स्पष्ट रूप से आपकी समस्या है
और फिर भी आप अभी भी महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं। आपके शिष्टाचार कहाँ हैं? नर्मदा ने उनकी लाइसेंस प्लेट पर नजर डाली और उन्हें एक बार ओवर दिया। उसने याशिका का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, उनके साथ बहस मत करो। आइए इसे संभालने के लिए पुलिस और बीमा को बुलाएं। मिस, आपके उच्चारण से, क्या आप यहां से नहीं हैं? क्या आप यहां एक यात्रा के लिए हैं? वैसे तो एकता नगर टाउन में काफी कुछ मजेदार जगहें हैं। यहां केवल 2 दिन होने के कारण मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। क्या आप एक साथ घूमने, खेलने में रुचि रखते हैं? गंजा अधेड़ उम्र का आदमी याशिका की आलोचना से नाराज नहीं था। इसके बजाय वह हंसते हुए आगे आया। हालांकि उसके शब्दों में कोई अश्लीलता नहीं थी, लेकिन उसका लाल चेहरा, कामुक, कुछ हद तक अश्लील निगाहों और तुच्छ स्वर ने याशिका सहित सभी को अपनी भौहें सिकोड़ ली। उन्हें यह बेहद असहज लगा। जतिन के मन में याशिका के लिए कुछ भावनाएं थीं, इसलिए इस टिप्पणी को सुनकर वह सहज रूप से याशिका के सामने आया और गंजे अधेड़ उम्र के आदमी से कहा, उससे दूर रहो। अरे, क्या आप उसके पति हैं? यदि नहीं, तो आपको क्या परवाह है कि मैं उससे क्या कहता हूं? गंजा अधेड़ उम्र का आदमी करीब आया, लगभग जतिन के करीब आ गया। टायर के फटने के बाद शुरुआती झटके के अलावा कार ज्यादा उछली नहीं और अभी भी लगातार सड़क के किनारे की ओर बढ़ रही थी। जब तक रश्मि सिंह और अन्य लोगों को पता चला कि टायर उड़ गया है, तब तक कार लगभग रुक चुकी थी। उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वे घबराएं या भयभीत हो जाएं। कार रुकने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जगत मेहरा की पैतरेबाजी कम से कम बहुत उदासीन। विशिष्ट अतिथि, क्या आप ठीक हैं? उसने पूछा, कार के स्थिर होने के बाद पीछे मुड़कर और मुस्कुराते हुए। इससे पहले उन्होंने विपरीत लेन पर धातु का एक अनियमित टुकड़ा देखा था, जिसे तेजी से गुजरने वाले डंप ट्रक द्वारा कुचलने के बाद उनकी ओर गोली मार दी गई थी। स्थिति का शीघ्रता से आकलन करने और प्रक्षेपवक्र की भविष्यवाणी करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह बाएं पिछले पहिए से टकराने की संभावना थी। यदि वह कार चला रहा होता, तो वह त्वरक और ब्रेक का उपयोग करके धातु के टुकड़े को चकमा दे सकता था, यहां तक कि उसे अपने वाहन से टकराने से भी रोक सकता था। लेकिन चूंकि वह एक यात्री था, इसलिए यात्री सीट पर बैठकर मेघा को मौखिक रूप से निर्देशित करना पर्याप्त तेज नहीं होता। इसलिए उन्होंने मेघा को कार को स्थिर करने में मदद करने के लिए स्टीयरिंग व्हील का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। कार के रवैये और टायरों और सड़क के बीच पालन घर्षण की समझ के बारे में अपनी धारणा पर भरोसा करते हुए उन्होंने कार की मुद्रा को जल्दी से समायोजित किया, जिससे वह नियंत्रण के पूर्ण नुकसान के किनारे से वापस आ गई। सौभाग्य से वे राजमार्ग पर नहीं थे और उनकी गति अधिक नहीं थी। चूंकि यह पिछला पहिया था जो उड़ गया था और ड्राइविंग व्हील नहीं, इसलिए वह वाहन को काफी तेजी से नियंत्रित करने में सक्षम था। पीछे की सीट पर बैठी 3 महिलाओं को मुश्किल से महसूस हुआ कि कार नियंत्रण खो रही है। हालांकि नर्मदा द्वारा चलाई जा रही कार को पीछे की ओर से पीछे की ओर ले जाया गया था, जिससे अप्रत्याशित उपद्रव हुआ। बेशक एक अधिक गंभीर दुर्घटना की तुलना में जो हो सकती थी यदि उनके वाहन ने पूर्ण नियंत्रण खो दिया था, इन 2 मामूली मुद्दों को वास्तव में परेशानी के रूप में नहीं गिना जाता था। जतिन और नर्मदा पीछे की टक्कर का निरीक्षण करने के लिए कार से बाहर निकले। दूसरी कार ऑडी A8L थी और दोनों वाहन लगभग रुक गए थे, इसलिए टक्कर गंभीर नहीं थी। कोरोला के पिछले बम्पर में कुछ दरारें थीं और कुछ पेंट कट गया था, जबकि 8L के फ्रंट बम्पर में भी कुछ पेंट खो गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। ऑडी के 4 लोग भी बाहर निकल गए। ड्राइवर के अलावा जो बिस्वां दशा में एक मजबूत युवक था, अन्य 3 अपने 30 से 50 के दशक में थे। उनके पेट बड़े थे, चेहरे लाल थे और शराब की गंध आ रही थी। क्या आपने कभी ड्राइविंग टेस्ट दिया है? आप कैसे गाड़ी चलाते हैं? आप आंख बंद करके समस्याएं पैदा कर रहे हैं। सोने के किनारे वाले चश्मे वाले एक नाराज अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जो पीछे की सीट पर बैठे थे, ने शिकायत करते हुए 8L के नुकसान का निरीक्षण किया। पीछे की सीट के दूसरी तरफ से एक गंजे अधेड़ उम्र के आदमी ने निर्माता पर एक नज़र डालते हुए हंसते हुए कहा, महिला ड्राइवर, चाहे उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या नहीं, सभी एक जैसे हैं। याशिका, जो कार से भी बाहर निकल गई थी,
इस बात से काफी असंतुष्ट थी। उसने भौहें सिकोड़ लीं और कहा, सामने एक आपात स्थिति थी और हमें तेजी से ब्रेक लगाने में कोई समस्या नहीं थी। पर्याप्त दूरी न रखने या बहुत तेज गाड़ी चलाने और पीछे की ओर टक्कर पैदा करने के लिए यह आपकी गलती है। यह पूरी तरह से आपकी गलती है। यह स्पष्ट रूप से आपकी समस्या है और फिर भी आप अभी भी महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं। आपके शिष्टाचार कहाँ हैं? नर्मदा ने उनकी लाइसेंस प्लेट पर नजर डाली और उन्हें एक बार ओवर दिया। उसने याशिका का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, उनके साथ बहस मत करो। आइए इसे संभालने के लिए पुलिस और बीमा को बुलाएं। मिस, आपके उच्चारण से, क्या आप यहां से नहीं हैं? क्या आप यहां एक यात्रा के लिए हैं? वैसे तो एकता नगर टाउन में काफी कुछ मजेदार जगहें हैं। यहां केवल 2 दिन होने के कारण मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। क्या आप एक साथ घूमने, खेलने में रुचि रखते हैं? गंजा अधेड़ उम्र का आदमी याशिका की आलोचना से नाराज नहीं था। इसके बजाय वह हंसते हुए आगे आया। हालांकि उसके शब्दों में कोई अश्लीलता नहीं थी, लेकिन उसका लाल चेहरा, कामुक, कुछ हद तक अश्लील निगाहों और तुच्छ स्वर ने याशिका सहित सभी को अपनी भौहें सिकोड़ ली। उन्हें यह बेहद असहज लगा। जतिन के मन में याशिका के लिए कुछ भावनाएं थीं, इसलिए इस टिप्पणी को सुनकर वह सहज रूप से याशिका के सामने आया और गंजे अधेड़ उम्र के आदमी से कहा, उससे दूर रहो। अरे, क्या आप उसके पति हैं? यदि नहीं, तो आपको क्या परवाह है कि मैं उससे क्या कहता हूं? गंजा अधेड़ उम्र का आदमी करीब आया, लगभग जतिन के करीब आ गया। जतिन अपनी शराबी सांसों से परेशान हो रहा था और अवचेतन रूप से उसे थोड़ा धक्का दे रहा था, पीछे हटो। गंजा अधेड़ उम्र का आदमी एक कदम पीछे हट गया और लंबा ड्राइवर और अन्य 2 अधेड़ उम्र के लोगों ने तुरंत उसे घेर लिया। तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार नहीं है, युवक। क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि बॉस नागेंद्र कौन है? यदि आप बॉस नागेंद्र को चोट पहुंचाते हैं, तो मानो या न मानो, आप एकता नगर टाउन नहीं छोड़ पाएंगे। सुरेंद्र बंसल, जो पहले से ही आसानी से आवेगी थे, जतिन के साथ खड़े थे, अपनी आस्तीन ऊपर करने और लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार थे। यह देखकर कि कई लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और खींच रहे थे, ऐसा लग रहा था कि लड़ाई शुरू करने वाले थे। नर्मदा, याशिक और विवान भी चिंतित हो गए। वे उन्हें अलग करना चाहते थे, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ थे। हालांकि अगले ही पल एक और गंजा आदमी अचानक प्रकट हुआ, जिसने खुद को जबरन पुरुषों के बीच डाला और उन्हें अलग कर दिया। यह गंजा आदमी स्वाभाविक रूप से जगत मेहरा था। उनकी जबरदस्त ताकत के सामने अन्य किंडरगार्टन की तरह कमजोर थे। बेशक उनकी हरकतें केवल 8L के लोगों पर निर्देशित थीं, उनकी उंगलियों को पकड़ लिया गया था जो जतिन और सुरेंद्र बंसल के कपड़ों पर लगी हुई थीं, जिससे उन्हें आज्ञाकारी रूप से जाने दिया गया और अलग हो गया। फिर उन्होंने बस उन्हें अलग रखने के लिए अपने मजबूत शरीर का इस्तेमाल किया। 2 से 3 सेकंड के अंतराल में तीनों लोगों को एक तरफ धकेल दिया गया। अरे, 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 तुम क्या कर रहे हो? अरे, अरे। चश्मे वाला अधेड़ उम्र का आदमी वापस लड़खड़ा गया, लगभग खुद पर फिसल गया, क्योंकि शराब से उसका पहले से ही लाल चेहरा और भी लाल हो गया था। उन्होंने कहा, हिंसा का सहारा मत लो, चलो इस पर बात करते हैं। हम सभी यहाँ वयस्क हैं, हमें तर्क करना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए। जगत मेहरा ने मध्यस्थता का भाव अपनाते हुए हाथ फैलाए। लेकिन अगले ही पल उसकी टकटकी कुछ गहरी और अजीब हो गई। तीनों के पीछे गंजे अधेड़ उम्र के आदमी पर निर्देशित, क्षण भर के लिए उसके साथ आंखें बंद कर लीं। जब वह आया तो उसने तुरंत निर्धारित किया कि कार चश्मे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की थी और चालक भी उसका अधीनस्थ था। हालांकि कार में 4 में सबसे ऊंची रैंकिंग वाला व्यक्ति गंजा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए था। कानून का पालन करें। मैं आपको बताऊंगा, यहां मैं हूं। सोने के किनारे वाले चश्मे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया और अपने दावे को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। अचानक उनके पीछे से डर से भरी एक चीख आई, जिसने चश्मे वाले आदमी के शब्दों को अपने गले के नीचे भेज दिया और वह सहज रूप से अपने पीछे गंजे अधेड़ उम्र के आदमी को देखने के लिए मुड़ा।
गंजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बॉस नागेंद्र के नाम से जाना जाता है, ने उन्हें भयभीत अभिव्यक्ति से देखा। उन्हें घूमते देख बॉस नागेंद्र ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और चिल्लाया, जाओ, जल्दी जाओ। चश्मे वाले आदमी और उसके 2 कर्मचारियों ने एक दूसरे को भ्रमित होकर देखा। अगले ही पल कार का दरवाजा फिर से खोला गया और बॉस नागेंद्र का गंजा सिर फिर से प्रकट हुआ, उन्हें घूरते हुए, क्या तुम बहरे हो? कोशिश, अब जाओ। हालांकि वह जोर से कोस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट अचूक थी, जिसे कोई भी समझ सकता था। हालांकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों चश्मे वाले आदमी ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बॉस नागेंद्र की स्थिति निर्विवाद थी और उसके पास अभी भी उससे पूछने के लिए चीजें थीं। उसने जगत मेहरा और अन्य लोगों पर एक नज़र डाली, फिर ड्राइवर के साथ कार में वापस जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जगत मेहरा ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए ड्राइवर साइड को अवरुद्ध कर दिया और चश्मे वाले व्यक्ति से कहा, क्या आप दुर्घटना स्थल छोड़ने की योजना बना रहे हैं? आप? चश्मे वाला आदमी फिर से विस्फोट करने वाला था, लेकिन पीछे की सीट पर बॉस नागेंद्र की अजीब स्थिति को देखकर वह केवल अपना गुस्सा निगल सका और अपने ड्राइवर से कह सका, उसे 1000 दो। जैसे ही ड्राइवर पैसे देने की तैयारी कर रहा था, जगत मेहरा ने अपना सिर हिलाया, 1000 पर्याप्त नहीं है। देखो कार को कितनी बुरी तरह से टक्कर मारी गई थी, बम्पर को शायद बदलने की जरूरत है। इसमें कम से कम 3000 रुपए खर्च होंगे। क्या बकवास है? कबाड़ के उस टुकड़े को थोड़ा सा पेंट लग गया और वह 3000 मांग रहा है। 2 बम्पर को बदलने के लिए 1000 काफी है। करीब 90 मीटर लंबा ड्राइवर भी गुस्से में था और जगत मेहरा की ओर चल पड़ा। हालांकि जगत मेहरा उनसे छोटे थे, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे और मुस्कुराते हुए कहा, या हम पुलिस को बुला सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदारी का पता लगाने के लिए आने दें और फिर बीमा से गुजरें। आप लोगों के पास तृतीय पक्ष देयता बीमा होना चाहिए, है ना? बीमा जो भी निर्धारित करता है हम कवर करेंगे। कुछ ही दूरी पर सुरेंद्र बंसल, जतिन, याशिका, चंचल मौलासी और रश्मि सिंह, जो सगिटार से आए थे, सभी ने जगत मेहरा को आश्चर्य से देखा क्योंकि उन्होंने मुआवजे के लिए दृढ़ता से दावा किया था। वे कुछ हद तक हैरान थे, यह सोचकर कि कई लोग, जो सिर्फ दबंग और अनुचित थे, अचानक जगत मेहरा के सामने क्यों मुरझा गए। चश्मे वाला अधेड़ उम्र का आदमी पीछे हटना नहीं चाहता था। यहाँ एकता नगर टाउन में उनके पीछे हटने का कोई कारण नहीं था और वह बॉस नागेंद्र के सामने पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उसने जगत मेहरा की ओर देखा और कुछ ही दूरी पर नर्मदा और अन्य लोगों की ओर देखा। अपनी टिकट की वापस लेने के बाद उसने धीरे से कहा, युवक, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसा लगता है कि आप एकता नगर टाउन से नहीं हैं, लेकिन आपके पास एकता नगर टाउन के दोस्त होने चाहिए, है ना? आप आसपास पूछना चाह सकते हैं। इस समय 8L की पिछली खिड़की नीचे हो गई और एक क्रोधित चीख निकली, शेर सिंह, आप किस बारे में भटक रहे हैं? जल्दी से उसे 3000 दे दो। मैं तुम्हें बाद में 30,000 का भुगतान करूंगा। चश्मे वाले व्यक्ति ने भ्रम में अपना सिर घुमाया, केवल बॉस नागेंद्र की हत्यारी, रक्तरंजित आंखों से मुलाकात की। वह चौंक गया और उसने जल्दी से अपने ड्राइवर को पैसे सौंपने का निर्देश दिया। लंबा ड्राइवर झिझका, बॉस, मेरे पास पर्याप्त नकदी नहीं है। फिर इसे स्थानांतरित करें। तो ड्राइवर ने जगत मेहरा की ओर देखा, व्हाट्सएप पेमेंट। जगत मेहरा ने शांति से अपना सिर हिलाया, मैं केवल नकद स्वीकार करता हूं, या हम पुलिस और बीमा का इंतजार कर सकते हैं। चश्मे वाले आदमी ने बॉस नागेंद्र की ओर देखा, जो उसे पिछली सीट से घूर रहा था, और अपने दांत पीस लिए। वह और एक अन्य कर्मचारी अपनी जेब तलाशने लगे। अंत में उन्होंने अपनी सभी जेबें खाली कर दीं और दस्ताने बॉक्स और कार के सेंटर कंसोल से अतिरिक्त छुट्टा इकट्ठा किया। वे एक साथ 2800 नकद निकालने में कामयाब रहे। जगत मेहरा द्वारा जतिन को लेने के बाद वह आखिरकार ड्राइवर के दरवाजे के सामने से दूर चला गया। 8L को दूर जाते हुए देखने के बाद याशिका, कविता बंसल, जतिन और अन्य लोग अविश्वास से चिल्लाते हुए इधर उधर इकट्ठे हो गए, क्या हो रहा है? वह गंजा बॉस ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह आपसे डरता है? जतिन अपने दोस्त की जांच करने में मदद नहीं कर सका,
आपके पास अंडरवर्ल्ड बॉस या गैंग लीडर का नाजायज बच्चा जैसी कोई छिपी हुई पहचान नहीं है ना? आपके सपनों में आपने बहुत सारे पल्प फिक्शन पढ़े हैं। जगत मेहरा ने एक हंसी छोड़ी और याशिका और अन्य लोगों को संबोधित करने से पहले जतिन को चंचलता से लात मारी, जो समान रूप से हैरान थे। क्या आप जानते हैं कि क्या होता है जब दो सकारात्मक आवेशित कण मिलते हैं? वे एक दूसरे को पीछे हटाते हैं। अचानक यह क्यों लाया जाए? यह कैसे संबंधित है? कविता बंसल ने अपनी उलझन को बहाया। जगत मेहरा ने हंसते हुए कहा, जब एक गंजा आदमी दूसरे गंजे आदमी के पास जाता है तो वे एक विकर्षक शक्ति भी पैदा करते हैं। बदसूरत गंजा आदमी डर जाता है जबकि सुंदर रहता है। इसे बाइल्ड रिपल्शन प्रमेय कहा जाता है। वाह! भौतिकी से संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही याशिका जगत मेहरा की बातों को ध्यान से सुन रही थी, यह सोचकर कि उसके पास बताने के लिए कुछ गहन सिद्धांत है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा वाक्य कहेगा और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन हंसी में फूट पड़ी। कविता बंसल भी उतनी ही अवाक लग रही थीं, एक ऐसे भाव के साथ जो सुझाव दे रही थी कि उन्हें नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। हालांकि जगत मेहरा के डायवर्जन के साथ दो कारों के साथ मामूली दुर्घटना से उत्पन्न चिड़चिड़ापन और बॉस नागेंद्र और उनके समूह के कारण होने वाली झुंझलाहट दूर होती दिख रही थी। कोरोला के पिछले हिस्से की एक त्वरित जांच के बाद सिर्फ एक खरोंच बम्पर और संभवतः एक पुरानी दरार का पता चला। उन्होंने स्वेच्छा से मेघा को अपना अतिरिक्त टायर बदलने में मदद की क्योंकि आगे कोई समस्या नहीं लग रही थी। जब वे फिर से सड़क पर उतरे तो दुर्घटना के बाद से 40 मिनट से अधिक समय बीत चुका था और आसमान में अंधेरा हो रहा था। घर पहुंचने के बाद उन्हें खाना पकाने के लिए समय दिया जाएगा। कार में दिल की धड़कन, सुगंध, चेहरे के भाव और अन्य संवेदी सूचनाओं की निगरानी करने के साथ साथ अपने व्यापक संज्ञानात्मक मॉडल से निष्कर्ष निकालने से जगत मेहरा बता सकते थे कि पीछे की सीट पर बैठे रश्मि सिंह, कविता बंसल और चंचल मौलासी का मूड फिर से आ गया था। दुर्घटना का नकारात्मक प्रभाव अब चर्चा का एक दिलचस्प विषय बन गया था, जगत मेहरा के प्रदर्शन की बदौलत। दरअसल जब जतिन, याशिका और अन्य लोगों का 8L में लोगों के साथ मौखिक विवाद हुआ था तो जगत मेहरा के दिमाग में कई समाधान सामने आ गए थे। तर्कसंगत रूप से कहें तो उसे अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य की परेशानियों को कम करने के लिए अधिक रूढ़िवादी समाधान का उपयोग करना चाहिए था। हालांकि जगत मेहरा ने अंततः थोड़ा अधिक आक्रामक योजना चुना। उनका रुख था कि याशिका, जतिन और अन्य उनके दोस्त थे जिन्हें उन्होंने मनोरंजन के लिए एकता नगर टाउन में आमंत्रित किया था और वह उनके साथ गलत व्यवहार नहीं होने देंगे, यहां तक कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी नहीं। इसीलिए दोनों समूहों को अलग करने के बाद जगत मेहरा ने तुरंत बॉस नागेंद्र, गंजे लड़के, को आंखों के संपर्क के माध्यम से एक प्रक्षेपण दिया। यह एक प्रक्षेपण था जिसे उन्होंने 8 सशस्त्र, 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी को महसूस करने के माध्यम से बुलाया था, जो उनके डर से प्राप्त एक राक्षस की छवि थी। इस रक्त पीने की अवधि से पहले जगत मेहरा को सह प्रक्षेपण बनाने के लिए पहले दूसरों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करना पड़ता था। वह चैनल खोलेगा और इच्छित प्रक्षेपण छवि प्रसारित करेगा। शुरुआत में उन्होंने भावनात्मक आत्मसात का इस्तेमाल किया और बाद में प्रदीप भाटी की शादी में अस्थायी सम्मोहन या जबरदस्ती के लिए मानसिक प्रतिरोध और प्रोजेक्शन सहअभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए एक संयोजन हमले को लागू किया। हालांकि इस रक्त पीने की अवधि के बाद जगत मेहरा ने गुड्डू से सीधे एक नई विकसित क्षमता प्राप्त की। इस नई क्षमता में उन्होंने लकड़ी की नक्काशी में भावनात्मक जलसेक को महसूस करके उन भावनाओं द्वारा दर्शाई गई छवियों को सहप्रकट किया और बलपूर्वक इसे लक्ष्य की चेतना में प्रक्षेपित किया। क्योंकि लक्ष्य के भावनात्मक जलसेक द्वारा प्राप्त प्रक्षेपण स्वयं भावना का प्रतीक है, यह सीधे चैनल खोल सकता है, लक्ष्य की धारणा के भीतर पूरी छवि को बलपूर्वक सहप्रकट कर सकता है और एक साथ भावनात्मक प्रभाव ला सकता है। जगत मेहरा के साथ आंख मिलाने के बाद बॉस नागेंद्र ने एक भयानक राक्षस को देखा जो 2 मीटर से अधिक ऊंचा, 8 भुजाओं और 8 आंखों वाला था और दुनिया मेहरा की तरफ से ग्रेनिट ट्यूमर दिखाई दे रहे थे। यह लकड़ी की नक्काशी की छवि का एक साधारण प्रक्षेपण नहीं था, यह जगत मेहरा के मूल भय की वास्तविक सहअभिव्यक्ति थी, अलंकृत, अपरिष्कृत, भयानक और भयानक।
बॉस नागेंद्र की पहली प्रतिक्रिया निस्संदेह थी कि उसने बहुत अधिक शराब पी ली थी और मतिभ्रम कर रहा था, अतिवास्तविकता की एक अवास्तविक भावना महसूस कर रहा था। लेकिन अगले ही पल राक्षस उसके सामने खड़ा हो गया, उसके गंजे सिर को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। बदबूदार गंध, उसकी खोपड़ी का एहसास, शक्तिशाली उत्पीड़न और उसका आंतरिक भय सभी ने बॉस नागेंद्र को यथार्थवाद की एक स्ट्रैपिंग, तीव्र भावना दी। राक्षस ने एक आवाज में बात की जैसे कि वह मांस के टुकड़ों को चबा रहा था, उसे एक स्पष्ट धमकी दे रहा था, उसे कार में बैठने के लिए मजबूर कर रहा था और फिर उसके साथ पीछे की सीट पर बैठ गया था। इसका विशाल शरीर लगभग पूरी पिछली सीट को भर देता है और बॉस नागेंद्र भी महसूस कर सकता था कि कार चेसिस राक्षसी वजन के नीचे नाटकीय रूप से डूब गई है। बॉस नागेंद्र के लिए न केवल राक्षस से उत्पन्न भय था, बल्कि उसकी इंद्रियों और अस्तित्व के बारे में संदेह भी था, साथ ही गहराई से यह आतंक भी था कि उसका शरीर अंदर से बाहर तेजी से सड़ रहा था। वह बस दूर जाना चाहता था, जितनी जल्दी हो सके छोड़ने के लिए, यह पुष्टि करने के लिए कि क्या वह जीवित था, सपना देख रहा था या पहले से ही शुद्धिकरण में था। 8 हथियार, 8 आंखों वाला राक्षस प्रक्षेपण केवल बॉस नागेंद्र के लिए बनाया गया था, किसी और को इसके बारे में कोई धारणा नहीं थी। सोने के किनारे वाले चश्मे में वह आदमी, जिसका नाम शेर सिंह था, स्थानीय स्तर पर कोई शक्तिशाली लग रहा था। जगत मेहरा को स्वाभाविक रूप से उनसे किसी भी संभावित प्रतिशोध से बचना पड़ा। इसलिए नहीं कि वह खुद के लिए प्रतिशोधी परिणामों से डरता था, बल्कि मेघा, नर्मदा और अन्य लोगों के लिए संभावित जोखिम के कारण। उनका मानना था कि वह बॉस नागेंद्र पर अपने प्रभाव के माध्यम से इसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए शेर सिंह और अन्य लोगों को जतिन और सुरेंद्र बंसल से अलग करते हुए उन्होंने शेर सिंह के कोट की जेब में सुपर सेंसरी कॉन्टैक्ट का एक मनका घुसा दिया। ऑडी A8L का इंटीरियर बेहद शांत था, कार के उत्कृष्ट ध्वनि इंसुलेशन के लिए धन्यवाद, जिसने बाहर से हवा और सड़कों के शोर को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया। कार में कोई संगीत नहीं बज रहा था, नहीं कोई बात कर रहा था। अन्य 3 लोगों का ध्यान बॉस नागेंद्र पर केंद्रित था, जो पीछे की पंक्ति के दाईं ओर बैठा था। जिस क्षण से वे कार में बैठे, बॉस नागेंद्र अत्यधिक तनाव की स्थिति में था, उसका पूरा शरीर तना हुआ था। उसका गंजा सिर नसों से धड़क रहा था और ठंडे पसीने से लथपथ था, और उसकी खून से लथपथ आंखों में एक भयानक, खाली नजर थी। अन्य, हालांकि कुछ हद तक हैरान और स्थिति के बारे में अनिश्चित थे, सभी बता सकते थे कि बॉस नागेंद्र में कुछ गड़बड़ थी। शेर सिंह, सोने के किनारे वाले चश्मे वाले व्यक्ति ने चुपचाप पूछा, बॉस नागेंद्र, क्या हमें सीधे अस्पताल जाना चाहिए? बॉस नागेंद्र ने अपना हाथ उठाया, उसे चुप रहने का संकेत दिया। कुछ मिनट बाद बॉस नागेंद्र ने एक लंबी आह भरी। उसकी पहले की कठोर पीठ आखिरकार आराम कर गई और वह अपनी सीट पर वापस झुक गया, ऐसा लग रहा था कि वह जीवन में वापस आ गया है। तभी शेर सिंह ने फिर से चुपचाप पूछा, बॉस नागेंद्र, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? शायद। हमें उद्यनगढ़ शहर के पहले अस्पताल में जाना चाहिए। बॉस नागेंद्र ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं ठीक हूं। चलो कुछ चाय पीने, शांत होने और थोड़ी देर आराम करने के लिए जगह ढूंढते हैं। शेर सिंह ने फिर वापस मुड़ने से पहले ड्राइवर को एक क्लब हाउस का नाम बताया और कहा, बॉस नागेंद्र, क्या आप उस असभ्य से परेशान थे? वह असभ्य आदमी? चिंता न करें, मैंने उनके लाइसेंस प्लेट नंबर नोट किए। वे सभी स्थानीय प्लेटें हैं। एक बार जब हमें कार मिल जाती है तो हम लोगों को ढूंढ सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वे इससे दूर नहीं होंगे। वह गंजा आदमी कहने वाला था, लेकिन उसने तुरंत खुद को पकड़ लिया क्योंकि उसे याद आया कि बॉस नागेंद्र खुद गंजा था और इसलिए उसने अपने शब्दों को निगल लिया। यह सुनकर बॉस नागेंद्र ने अपनी निगाहें तेजी से उसकी ओर घुमाई और गंभीरता से, यहां तक कि कठोरता से कहा, उनके साथ परेशानी की तलाश में मत जाओ। यदि आप उसके साथ कुछ भी करते हैं तो हमारा सहयोग मीत से बाहर है। कोई गलती न करें, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अचंभित होकर शेर सिंह, पूरी तरह से समझ में नहीं आया, अस्थायी रूप से पूछा, बॉस नागेंद्र, क्या आप उन लोगों को जानते हैं? उसके दिमाग में बॉस नागेंद्र उसकी तुलना में अधिक प्रतिशोधी, द्वेष धारण करने वाला प्रकार का था, इसलिए उसने मान लिया कि बॉस नागेंद्र ने उन 2 कारों में किसी को पहचान लिया था, जिसके साथ वह जानता था कि उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। नहीं,
मैं उन्हें नहीं जानता। आइए आज की घटना को भूल जाएं। मैं आपको 30,000 युआन बाद में फाइनेंस ट्रांसफर कर दूंगा। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। बॉस नागेंद्र ने अपना हाथ खारिज कर दिया, अपना सिर वापस हेडरेस्ट पर झुका लिया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। शेर सिंह ने शुरू में इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का इरादा किया था, लेकिन बॉस नागेंद्र के व्यवहार को देखकर उसने महसूस किया कि इनकार न केवल उसे कोई अंक जीतने में विफल हो सकता है, बल्कि बॉस नागेंद्र को भी परेशान कर सकता है। इस प्रकार उसने बुद्धिमानी से अपनी जीभ पर पकड़ बनाने का फैसला किया। जैसे ही नागेंद्र ने अपनी आंखें बंद की, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उस भयानक राक्षस की कल्पना कर सकता था जिसे उसने पहले देखा था। थोड़ी देर बाद वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी आंखें खोलकर अपने बगल की सीट को देखा। शुक्र है कि अब वहां बैठा था शेर सिंह, मोटा आदमी। उसकी निगाहें देखकर शेर सिंह ने तुरंत अपने सोने के किनारे वाले चश्मे को ठीक किया और एक चापलूसी भरी मुस्कान लौटाई। नागेंद्र ने अपनी टकटकी हटा ली, फिर से नींद का नाटक करने से इनकार कर दिया, इसके बजाय कार की खिड़की के बाहर तेजी से चमकते दृश्यों को देखने का विकल्प चुना। जिस क्षण से उसने पहली बार 8 भुजाओं, 8 आंखों और ट्यूमर से ढके शरीर वाले उस राक्षसी प्राणी पर नजर डाली, वह अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं से समझ गया कि उसके अलावा कोई और नहीं था जो राक्षस को देख सकता था। अगर ऐसा होता तो उनकी प्रतिक्रियाएं निश्चित रूप से वह नहीं होती जो वे होती। और यही कारण था कि उसने शुरू में सोचा था कि नशे में होने के कारण उसे मतिभ्रम हो गया है, जब तक कि राक्षस ने उसका सिर नहीं पकड़ लिया। उसने यह भी सोचा कि उसका सिर मुड़ सकता है। राक्षस ने उससे कहा कि वह उन 2 कारों में लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता और उसे अपने आसपास के लोगों को भी उन्हें उकसाने नहीं देना चाहिए, अन्यथा यह फिर से उसके पीछे आ जाएगा और उतना कोमल नहीं होगा जितना इस बार था। हर संवेदी निर्णय से राक्षस वास्तविक था। तथ्य यह है कि अन्य लोग इसे नहीं देख सकते थे, केवल इसे और अधिक भयानक और शक्तिशाली बना दिया। इस संवेदी प्रभाव से आने वाले तत्काल सदमे और भय के अलावा राक्षस ने उसमें एक प्रकार का भय भी पैदा किया जो उसके भीतर से उत्पन्न हुआ था। उसे लगा जैसे उसने उन बीमारियों के सभी लक्षणों का अनुभव कर लिया है जिनसे वह एक पल में सबसे ज्यादा डरता था। थोड़ी देर के लिए उसे लकवा मार गया, वह पीछे बैठ गया और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। उसकी गर्दन के नीचे के हिस्से कुछ भी महसूस नहीं कर रहे थे। एक बिंदु पर कुछ सेकंड के लिए उसे लगा जैसे कुछ उसके अंगों को कुतर रहा है, उसके मांस को खा रहा है। जिस क्षण से उसने राक्षस को देखा जब तक कि वह अंततः गायब नहीं हो गया, कुछ मिनट उसके लिए 1 वर्षों के साहसिक कार्य की तरह लग रहे थे। इसने उन्हें कई चीजों पर विचार करने, अपने पूरे जीवन में अपने कर्मों को फ्लैशबैक की तरह प्रतिबिंबित करने, दोस्तों और परिवार के साथ समय को याद करने और यहाँ तक कि गंभीर स्तर पर मृत्यु पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। राक्षस के गायब होने के बाद उसे राहत की भावना महसूस हुई, जैसे कि यह जीवन पर एक नया पट्टा था, जैसे कि उसने अपने पिछले कई उलझनों और जुनून को तोड़ दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने और दुनिया के बारे में स्पष्ट समझ और ज्ञान था। इसलिए राक्षस के प्रति उसकी भावनाएं केवल भय नहीं थीं, बल्कि विस्मय की भावना थी जो उसकी आत्मा की गहराई से उत्पन्न होती प्रतीत होती थी। जहां तक नफरत और क्रोध की बात है, उसके पास कोई नहीं था। वह जानता था कि राक्षस का निश्चित रूप से बाद में आए गंजे चश्मे वाले आदमी से कुछ लेना देना था। जबकि उसके पास बदला लेने का कोई विचार नहीं था, फिर भी वह उत्सुक था और उसी तरह के गंजे आदमी की पहचान जानना चाहता था। लेकिन राक्षस की चेतावनी के बारे में सोचकर उसने अपनी जिज्ञासा को दबा दिया और सीमा पार करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने शेर सिंह को यह भी चेतावनी दी कि वह ऐसी परेशानी न पैदा करे जिसमें वह शामिल हो सकता है। नागेंद्र को अचानक कुछ याद आया, वह सीधे बैठ गया और शेर सिंह की ओर देखने लगा। बॉस लियो, यहाँ आपका क्या आदेश है? बॉस नागेंद्र, शेर सिंह, जो तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे, ने सीधा होकर जवाब देने की जल्दबाजी की। उन्होंने कहा, हमारा सहयोग, आज दोपहर के भोजन के दौरान हमने जिन चीजों पर चर्चा की, समग्र दिशा वही रहेगी, हम उसका पालन करेंगे। हालांकि हमें कुछ विवरणों और विधियों को समायोजित करने की आवश्यकता है, नागेंद्र ने गंभीरता से कहा। शेर सिंह के दिल की धड़कन छूट गई। उसने सोचा, ठीक है,
यह सब खत्म हो गया है। बॉस नागेंद्र स्पष्ट रूप से पहले चीजों को संभालने के तरीके से संतुष्ट नहीं है और वह उड़ने वाला है। हालांकि बॉस नागेंद्र ने आगे जो कहा उसने उसे और भी भ्रमित कर दिया। मैं आपके भुगतान चक्र को छोटा करूंगा, बजट बढ़ाऊंगा, डाउनस्ट्रीम लोगों को एक उच्च उद्धरण दूंगा, लेकिन अनुबंध आपके काम करने के तरीके में कुछ बदलाव करेगा और इसे मानकीकृत किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम आपके अनुरोध का पालन करते हैं तो इस बजट वृद्धि की भयावहता पर्याप्त हो सकती है और बॉस नागेंद्र आपकी कंपनी के पक्ष में। मुझे पता है। इस बार मैंने स्थानीय समुदाय को वापस देने के लिए इन मुनाफे को छोड़ने का फैसला किया है। बेशक यह टीम को प्रशिक्षित करने का भी एक अच्छा अवसर है, नागेंद्र ने ईमानदारी से कहा। विवरण के लिए हम बाद में हमारी कंपनी के लोगों को आपके साथ संपर्क करेंगे। अतिरिक्त पैसे को लाभ के रूप में पॉकेट में डालने के बारे में न सोचें। मेरा पैसा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। हाँ, चिंता मत करो बॉस नागेंद्र। शेर सिंह सहमत हो गए, लेकिन वह और भी हैरान थे। बॉस नागेंद्र क्या कर रहा था? क्या यह प्रसिद्ध कटहल क्यूई था? हालांकि मेगजारा रेस्तरां अभी भी व्यवसाय के लिए बंद है, फिर भी लोगों का एक बड़ा समूह यहां रात के खाने के लिए आया था। इसका कारण यह था कि मेघा की खाना पकाने की सामग्री सभी यहां थीं, और जब वे बाद में अपने नए वीडियो के विवरण पर चर्चा करेंगे तो उन्हें यहां रसोई की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा एक बड़ी मेज के साथ रेस्तरां का विशाल डाइनिंग हॉल उनके बड़े समूह के लिए दूसरों को परेशान किए बिना एक साथ भोजन करने के लिए सुविधाजनक था। चूंकि उन्हें सड़क पर देरी हो रही थी, इसलिए जगत मेहरा के सुझाव के अनुसार शहर में प्रवेश करने के बाद वे सीधे मेगजारा रेस्तरां में चले गए। वह और जगत मेहरा रेस्तरां में रात का खाना बनाने के लिए कार से बाहर निकले, जबकि कविता बंसल रश्मि सिंह और चंचल मौलासी को होटल में बसने के लिए ले गई। जहां तक नर्मदा की कार की बात है, वह सीधे होटल पहुंची। जब तक चंचल मौलासी और रश्मि सिंह नहा धोकर होटल में थोड़ा आराम करने के बाद एक साथ मेगजारा रेस्तरां पहुंचे, तब तक शेफ यू और शेफ मेहरा द्वारा तैयार किया गया डिनर तैयार था। जगत मेहरा के पाक कौशल को और अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं है, और मेघा एक पेशेवर शेफ थी और कई वर्षों तक अपना खुद का रेस्तरां चलाती थी। रात के खाने के मेहमानों के स्वाद के बारे में जगत मेहरा की समझ के साथ उनके द्वारा बनाए गए व्यंजनों को लक्षित किया गया था। स्वाभाविक रूप से उच्च प्रशंसा प्राप्त हुई। यहां तक कि चंचल मौलासी, जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का स्वाद चखा था और उन्हें व्यापक ज्ञान था, विभिन्न तरीकों से तैयार किए गए खरगोश के व्यंजनों और कई अन्य स्थानीय विशेष व्यंजनों की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। सिर्फ वही नहीं, याशिका, सुरेंद्र बंसल, विवन और जतिन, जिन्होंने पहले जगत मेहरा के कुकिंग का स्वाद नहीं चखा था, वे भी उतनी ही तारीफ से भरे हुए थे। खासकर जब उन्हें पता चला कि उनकी पसंद के कई व्यंजन जगत मेहरा द्वारा बनाए गए थे, जो पेशेवर शेफ मेघा को भी पीछे छोड़ देते थे, तो वे और भी आश्चर्यचकित थे। विशेष रूप से सुरेंद्र बंसल और विवन, इस युवा जोड़े ने हमेशा जगत मेहरा को गुरु और आदर्श के रूप में माना था। उन्हें पहले से ही उनके खाना पकाने के कौशल के लिए बहुत उम्मीदें थीं जब उन्होंने कविता बंसल और रश्मि सिंह से सीखा कि जगत मेहरा खाना बना सकते हैं, और उनका खाना बनाना काफी अच्छा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में उनके खाना पकाने को चखने के बाद यह अभी भी उनकी अपेक्षाओं से अधिक है और उन्हें एक सुखद आश्चर्य देता है। कविता बंसल ने जिस शीर्षक शेफ मेहरा का इस्तेमाल किया था, वह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था। जतिन भी खाने का आनंद ले रहा था, आह भर रहा था, टिंकू, तुमने इस तरह खाना बनाना कहाँ से सीखा? यह बहुत बढ़िया है। मैंने पहले खरगोश का मांस खाया है और ऐसा लग रहा था कि यह सब एक ही तरह से पकाया गया है, लेकिन इसमें से कोई भी इतना स्वादिष्ट नहीं था। कोच, मुझे खाना बनाना सीखने दो। मुझे एक मौका दो। मैं आपको एक मौका कैसे दूं? जगत मेहरा ने लापरवाही से साथ दिया। वर्षों से जतिन के साथ रूममेट रहा और हर दिन उसके आसपास रहा। धारणा की अपनी वर्तमान मजबूत भावना के साथ वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह क्या सोच रहा था। दरअसल जतिन ने तुरंत कहा, मेरे पास पहले कोई विकल्प नहीं था, अब मैं शेफ बनना चाहता हूं। जगत मेहरा ने अपने हाथ से बंदूक का इशारा करते हुए उसकी ओर इशारा किया और बहुत गंभीरता से कहा, ठीक है,
अपने खरगोश के मांस का कटोरा बताओ और देखो कि क्या यह आपको शेफ बनने देता है। जतिन ने अपनी आंखें चौड़ी की। मासूम लग रहा था। तो तुम मुझे मरने के लिए कह रहे हो? जगत मेहरा, क्षमा करें, लेकिन मैं शेफ हूं। अरे नहीं, आप दोनों बहुत हास्यास्पद हैं। भोजन को नारकीय मामलों की पैरोडी में बदल रहे हैं। देवाशीष टंडन, आशीष बिष्ट। विरोध नहीं कर पाने पर कविता बंसल ने यह कमेंट तो किया, लेकिन वह भी बहुत खुशी से हंस भी रही थी। हर कोई पहले से ही इन्फर्नल अफेयर्स से छत के दृश्य की अपनी पैरोडी को पकड़ चुका था और अनियंत्रित रूप से हंस रहा था। याशिका, हास्य के लिए सबसे कम सहनशीलता के साथ, यहां तक कि आंसू भी बहा रही थी। जगत मेहरा ने सोचा कि क्या याशिका हंसी से बेहोश हो गई होती अगर उसने उस समय 12 मिनियन भावनात्मक प्रभाव को सक्रिय किया होता। चंचल मौलासी ने कहा, मैंने नैना से सुना है कि आपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल और रेसिपी खोजकर और थोड़ा थोड़ा करके सुधार करके खाना बनाना सीखा, और आपने केवल इस साल शुरू किया है। उस स्थिति में मुझे स्वीकार करना होगा, आपके पास वास्तव में खाना पकाने की प्रतिभा है। यदि आप इस स्वाद को लगातार बनाए रख सकते हैं, तो आप एक प्रमुख शहर में एक रेस्तरां खोल सकते हैं। यह वास्तव में लोकप्रिय होगा और बहुत अधिक पैसा कमाएगा। जगत मेहरा ने हंसते हुए कहा, एक बड़े शहर में एक रेस्तरां खोलने की लागत बहुत अधिक है। अगर यह सफल नहीं होता है तो आप इसे जारी नहीं रख सकते। यदि यह स्थान उठता है और चलता है तो हम आसपास के क्षेत्र में शाखाएं खोलने पर विचार कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना ब्रांड बना सकते हैं। इस स्वाद को बनाए रखें। यह कैसे संभव हो सकता है? आज शाम रात का खाना तैयार करते हुए मेघा ने सामग्री खरीदने और तैयार करने में बहुत समय और पैसा खर्च किया। उन्हें गुणवत्ता और ताजगी के लिए उच्च आवश्यकताएं थीं और उन्होंने उनके स्वाद को पूरा करने के लिए कई समायोजनों का परीक्षण किया। जगत मेहरा को खाना पकाने की प्रक्रिया में कई जटिल कदम थे। यदि एकता नगर टाउन के स्थानीय लोग या अन्य स्थानों के मेहमान आज रात के व्यंजन खाते हैं तो उनके पास समान स्तर का अनुभव नहीं हो सकता है। जगत मेहरा और मेघा संभवतः प्रत्येक नए अतिथि के स्वाद के साथ साक्षात्कार और समायोजन नहीं कर सकते हैं। जब रेस्तरां का संचालन शुरू होता है तो सभी व्यंजनों को उत्पादन की लागत और दक्षता पर विचार करना चाहिए। जब तक अपेक्षाकृत स्थिर मूल स्वाद जो भोजन करने वालों के अधिकांश लक्षित समूहों के अनुरूप होता है, तब तक बनाए रखा जा सकता है, जैसे बड़े पैमाने पर उत्पादित कारों और अनुकूलित रेस कारों के बीच का अंतर। बेशक वह चंचल मौलासी और अन्य लोगों के साथ इस तरह के विवरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब रेस्तरां फिर से खुलता है तो व्यंजनों के स्वाद के अलावा उसके पास खाने के लिए आने वाले ग्राहकों को जीतने के लिए अन्य गुप्त हथियार होते हैं। 12 मिनियन भावनात्मक आत्मसात के सफल प्रयोग के बाद जगत मेहरा के पास पहले से ही भूख बढ़ाने वाले प्रॉप्स बनाने की पूरी योजना है। तब तक वह सीधे लिटिल फैट गर्ल शर्मिला टंडन से खाने की भावनाओं को भावनात्मक जलसेक के माध्यम से कई लकड़ी की नक्काशी में बदल सकते हैं और फिर उन्हें रेस्तरां में रख सकते हैं। खाने के लिए आने वाले ग्राहकों की भूख को उत्तेजित करने, उनके भोजन के अनुभव को बढ़ाने और स्टोर में विभिन्न खरगोश मांस व्यंजनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए भोजन के समय इसे सक्रिय करें। वास्तव में उसे हमेशा धोखा देने के लिए भावनात्मक रूप से प्रभावित लकड़ी की नक्काशी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रारंभिक चरण में कुछ समय के लिए इसका उपयोग करना पर्याप्त होगा। ऑनलाइन वीडियो और विश्लेषण पोस्ट के साथ चर्चा और ध्यान बनाएं। ग्राहकों की पहली लहर को रेस्तरां में आकर्षित करें। फिर कुछ लाइव स्ट्रीम इवेंट करें। ग्राहकों की पहली लहर को उत्साही प्रतिक्रिया लाने दें। एक बार जब कोई प्रवृत्ति ऑनलाइन या स्थानीय रूप से बन जाती है तो उसे बस अपने व्यंजनों में एक सुसंगत स्वाद बनाए रखना होता है, क्योंकि तब तक उनके विभिन्न खरगोश के मांस के व्यंजन इस प्रवृत्ति के कारण एकता नगर शहर के प्रतिनिधि व्यंजन बन सकते हैं। एक बार जब कोई व्यंजन एक प्रतिनिधि विनम्रता बन जाता है तो यह कई लोगों की डिफ़ॉल्ट पसंद बन जाएगा और साथ ही विकल्प भी बन जाएगा जब कोई और नहीं बनाया जा सकता है। जैसे जिंग सिटी में कितने लोग सोचते हैं कि जिंग सिटी के भुना हुआ बतख का स्वाद बस इतना ही है, लेकिन जब भी कोई उनसे मिलने आता है तो उन्हें कम से कम एक बार इसका स्वाद लेने के लिए ले जाना पड़ता है, और अधिमानतः सबसे प्रामाणिक रेस्तरां में। यही बात अन्य स्थानों के विशेष व्यंजनों पर भी लागू होती है।
जगत मेहरा का लक्ष्य अपने मिगजारा शैली खरगोश के मांस को एक ऐसा व्यंजन बनाना है जो न केवल एकतानगर शहर में बल्कि पूरे उद्यनगर शहर और यहाँ तक कि पूरे हरदेव प्रांत में प्रसिद्ध हो। बेशक यह एक और समय के लिए एक कहानी है। अभी वे मुश्किल से शुरू हो रहे हैं। रात के खाने के बाद जैसे ही हर कोई सफाई के लिए तैयार हो रहा था, मेघा अचानक खड़ी हो गई और घोषणा की, इसके बाद आइए आज रात के शेफ में से एक, हमारे शेयरधारकों में से एक और ताम्रपुरी शहर के नवल किशोर के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति श्री जगत मेहरा का स्वागत करते हैं, जो एक स्टैंड अप कॉमेडी प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। आइए उसे तालियों का एक दौर दें। जबकि अधिकांश लोग हैरान थे, वे एक शो को देखने के लिए उत्साहित थे और विशेष रूप से ताम्रपुरी शहर के नौसेना किशोर का उपनाम सुनकर आसानी से अपनी तालियां और जयकार की। जगत मेहरा ने अपने कोट के बटन लगाए, अपना कॉलर ठीक किया, फिर डाइनिंग टेबल से उचित दूरी बनाए रखते हुए सभी के सामने चले गए। जाहिर है वह तैयार होकर आया था। दरअसल जब वह मेघा के साथ डिनर की तैयारी करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचे थे तो ओरिजिनल प्लान था कि मेघा एक शॉर्ट स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन करें। अगर यह अच्छी तरह से चला गया तो यह उनकी रात का एक नियमित हिस्सा बन जाएगा। एक नौटंकी के रूप में काम करने वाली इस दिनचर्या के अलावा यह चर्चा भी उत्पन्न करेगा। चुटकुले सभी अनुकूलन थे जो उन्हें और सुरेंद्र बंसल ने ऑनलाइन पाए या एक सनक के साथ आए। वे सभी छोटे और याद रखने में आसान थे। प्रदर्शन करने की क्षमता के लिए उनके पास इसकी भरपाई के लिए चीट कोड थे। उन्होंने पहले ही रेस्तरां के भूतल के चारों ओर 12 मिनियन की व्यवस्था कर ली थी। खोलने से पहले वे मिनियन लकड़ी की नक्काशी को समायोजित करने के लिए भोजन कक्ष में मामूली समायोजन करेंगे, जो बाद में उनके रेस्तरां में एक अनूठा स्पर्श जोड़ते हुए उनकी भूख बढ़ाने की सुविधा के लिए उपयोग किया जाएगा। लेकिन मेघा अभी भी बहुत शर्मीली थी, इसलिए जगत मेहरा को आज रात पहले इसे आजमाने के लिए मनाने के लिए कुछ तकनीकों का उपयोग करना पड़ा। अगर यह अच्छा रहा तो मेघा अगली रात मंच पर आ जाएगी। यह जगत मेहरा के लिए वितरित होने के बाद इतनी बड़ी जगह में 12 मिनियन के प्रभाव और प्रभावशीलता का परीक्षण करने का भी एक मौका था। खाने की मेज के बगल में बैठे विवान ने अपने बॉयफ्रेंड की ओर देखा। वह जानती थी कि सुरेंद्र बंसल जगत मेहरा को कुछ मजेदार चुटकुले सुनाने में मदद कर रहे थे। इसलिए जब उसने जगत मेहरा को स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले देखा तो उसे पता था कि वह उन चुटकुलों को करने जा रहा है, जिससे वह थोड़ी चिंतित हो गई। क्योंकि उन चुटकुलों को सुरेंद्र बंसल ने पहले भी उनके लिए किया था और हंसने के बजाय उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। यह थोड़ा ठंडा था। हालांकि कुछ मिनट बाद उसकी चिंताएं गायब हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जगत मेहरा द्वारा थोड़ा संशोधित और उन्हें प्रदर्शित करने के बाद वही चुटकुले पूरी तरह से अलग लगेंगे। भले ही विवान ने पहले अपने प्रेमी से पंचलाइन सुनी थी, लेकिन वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन दूसरों की तो बात ही छोड़ दें। कुल 4 चुटकुले थे, जिनमें से प्रत्येक लगभग 40 सेकंड से 1 मिनट तक था। पूरा कार्य 4 मिनट से भी कम समय तक चला, लेकिन हर कोई 7 से अधिक बार हंसने लगा। जगत मेहरा के अपना प्रदर्शन समाप्त करने के बाद भी हंसी अभी भी कम नहीं हुई। याशिका न केवल रोती रही, बल्कि रश्मि सिंह भी हंसती रही। ऐसा लग रहा था कि चश्मा पहनने वाली लड़कियों में हास्य की भावना कम थी। वास्तव में जब इस तरह से फैलाया गया तो 12 मिनियन के एक साथ सक्रियण का सीमित प्रभाव पड़ा, जो विमान पर उनके प्रभाव से बहुत कम था। लेकिन जगत मेहरा ने जो चुटकुले सुनाए वे इस तरह के थे जो या तो प्रफुल्लित करने वाले या बेवजह ठंडे हो सकते थे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बात समझ सकते हैं या नहीं। 12 मिनियन की हर्षित भावनाएं दर्शकों की हंसी की आवृत्ति को सिंक्रनाइज कर सकती हैं। एक बार जब वे उन चुटकुलों को सुनते थे, जब तक वे थोड़ा सोचते थे या हंसने जैसा महसूस करते थे, तब तक यह प्रतिक्रिया मजबूत हो जाती थी और फिर वे मजाक की लय में डूब जाते थे। जब पंचलाइन आती थी तो उनकी भावनाएं फूट पड़ती थीं। एक बार जब पहला चुटकुला हंसना शुरू कर देता है तो बाकी एक स्नोबॉल प्रभाव पैदा करते हैं और मजेदार हो जाते हैं। भविष्य में यदि उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वह जीविकोपार्जन के लिए स्टैंड अप कॉमेडी या क्रॉस स्टॉक करने पर विचार कर सकता है। जैसे ही जगत मेहरा विजयी महसूस कर रहे थे, जतिन हंसते हुए खड़े हो गए, उनके कंधे पर थपथपा रहे थे और हंसते हुए दहाड़ते हुए कहा,
ताम्रपुरी शहर के नवल किशोर के बारे में भूल जाओ, आपको एकता नगर टाउन का कपिल शर्मा कहा जाना चाहिए। रेस्तरां में हंसी का एक और दौर शुरू हो गया, यहां तक कि पैदल चलने वालों को भी उनकी बंद दुकान के दरवाजे के बाहर चौंका दिया। चंचल मौलासी इतनी जोर से हंसी मारी कि उसके पेट में दर्द हो गया। वह वास्तव में जगत मेहरा की असाधारण क्षमता से आश्चर्यचकित थी, न केवल विकृत तर्क के माध्यम से भाग्य बताने और खाना पकाने के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा होने में, बल्कि उल्लेखनीय अभिव्यक्ति के साथ हास्यास्पद मजेदार कहानियां बताने में भी। जब जगत मेहरा बात कर रहे थे तो उन्हें वास्तव में कहानियां बहुत मनोरंजक और प्रफुल्लित करने वाली लगीं। हालांकि हंसी कम होने के बाद उसने महसूस किया कि कहानियां स्वयं विशेष रूप से शानदार नहीं थीं, बल्कि यह जगत मेहरा की सही लय और उनके निष्पादन को बनाए रखने की क्षमता थी जो उनके हास्य का सार था। जगत मेहरा के अपने पिछले संपर्कों और ज्ञान को देखते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि यह केवल प्रदर्शन कौशल का प्रदर्शन नहीं था। ऐसा महसूस हुआ कि वह स्वाभाविक रूप से सभी के भीतर भावनात्मक ट्रिगर्स की पहचान करने में कुशल थे। वह हमेशा जानता था कि दूसरों से भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए क्या करना है और परिस्थितियों को अधिकतम कैसे करना है। जब रश्मि सिंह और सुरेंद्र बंसल ने खरगोश के मांस का रेस्तरां चलाने के लिए अपने गृहनगर के दोस्तों के साथ जगत मेहरा के सहयोग का उल्लेख किया और कहा कि कैसे उन्होंने रेस्तरां का विज्ञापन करने के लिए एक बड़े प्रयास में ऑनलाइन प्रचार वीडियो बनाए, तो चंचल मौलासी को यह काफी मनोरंजक लगा और उन्होंने सोचा कि जगत मेहरा विशुद्ध रूप से बेवकूफ बना रहे थे। उनकी राय में उन्हें अपने कोडिंग कौशल का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। जगत मेहरा के साथ उनकी कंपनी जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वह समय और व्यय दोनों के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही थी। इसकी लागत अनुमान से कम है और बीटा संस्करण के आधार पर यह शुरू में कल्पना की तुलना में अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल और बहुमुखी लग रहा था। वास्तव में यह उसके भाई की शुरुआत में कल्पना से भी आगे निकल गया। पिछले हफ्ते उन्होंने निर्देशक लिन और विक्रम राज ने एक आंतरिक बैठक की जहां यह अनुमान लगाया गया था कि जगत मेहरा के पास एक टीम हो सकती है जो उनका समर्थन कर सकती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह अकेले इतने बड़े कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। हालांकि अगर ऐसा होता तो वह अपनी टीम को आधिकारिक तौर पर परियोजना में ला सकता था, जिससे उन्हें अपना कोई भी पैसा खर्च किए बिना विधिवत मुआवजा दिया जा सकता था। इसके अलावा उन्हें जो धन मिला वह उनके द्वारा किए गए काम की मात्रा से मेल नहीं खाता था। लेकिन अगर यह वास्तव में उसका अपना काम था, यह तथ्य और भी आश्चर्यजनक था। जगत मेहरा की पिछली कंपनी के प्रोजेक्ट की समीक्षा से उनके पास ऐसी क्षमताएं नहीं थीं। क्या उनकी मूल कंपनी के ढहने के बाद उन्हें अचानक अंतर्दृष्टि मिली, जिसके परिणामस्वरूप उनकी क्षमताओं में आश्चर्यजनक सुधार हुआ? चंचल मौलासी बात की परिकल्पना के लिए अधिक इच्छुक थे। यही वजह है कि उन्होंने जगत मेहरा के साथ आगे सहयोग का प्रस्ताव रखा। यह उसे अपनी धारणा को सत्यापित करने की अनुमति देगा। जब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सही व्यक्ति या टीम ढूंढना महत्वपूर्ण है। जहां तक चंचल मौलासी का सवाल है, जगत मेहरा वही प्रतिभा थी जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने प्रदीप भाटी और कीर्तिका देसाई की शादी में शामिल होने के लिए कीर्तिका देसाई के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और सुरेंद्र बंसल और अन्य लोगों के साथ एकता नगर टाउन आ गई। इसका मुख्य उद्देश्य जगत मेहरा को अपने पक्ष में शामिल करना और उसके काम में मदद करना था। हालांकि रात के खाने के बाद चंचल मौलासी ने महसूस किया कि मेघजारा रेस्तरां जगत मेहरा और उनके दोस्तों ने जो स्थापित किया था उसमें वास्तविक क्षमता है। कम से कम कहने के लिए, अगर वह एकता नगर टाउन में रहती थी तो वह निश्चित रूप से रेस्तरां में दूसरी बार जाती थी, सक्रिय रूप से अपने दोस्तों को इसकी सिफारिश करती थी और यहां तक कि एक नियमित ग्राहक भी बन जाती। यदि वे जगत मेहरा की योजना के आधार पर जारी रहते हैं तो रेस्तरां पूरे प्रांत या यहां तक कि देश में गहरा प्रभाव वाला एक ब्रांड बन सकता है। उस स्थिति में उनके द्वारा ऑनलाइन बनाए गए वीडियो और उनके द्वारा बनाई गई चर्चा पूरी तरह से उचित होगी। चंचल मौलासी ने अनुमान लगाया कि शायद वह भी भाग ले सकती हैं, पहले जगत मेहरा के जहाज पर चढ़ सकती हैं, फिर उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए मना सकती हैं। रात के खाने के बाद सभी ने सफाई में मदद की और मेघजारा प्ले रैबिट के लिए अगला वीडियो शूट करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए रसोई में इकट्ठा हुए। जगत मेहरा, रश्मि सिंह और सुरेंद्र बंसल ने चर्चा का नेतृत्व किया। रश्मि सिंह ने कुछ फिल्मांकन उपकरण भी लाए।
दूसरों ने केवल देखा, कभी कभी अपने प्रतिभाशाली विचार प्रदान किए। चंचल मौलासी ने एक अवसर का लाभ उठाया जब जगत मेहरा मुक्त हो गया, उसके पास गया और उसे अपना फोन सौंप दिया। स्क्रीन पर असिस्टेंट चेन के साथ एक व्हाट्सएप वार्तालाप विंडो थी। जगत मेहरा ने तुरंत उस कठोर चेहरे वाली महिला को याद किया जो पहली बार निर्देशक लिन से मिलने पर कैफे बॉक्स में चंचल मौलासी के साथ दिखाई दी थी। सहायक चेन ने चंचल मौलासी को 2 लोगों के बारे में सूचना भेजी थी। एक पड़ोसी प्रांत का एक धनी व्यापारी नागेंद्र था, जिसकी कथित तौर पर कीमत अरबों थी। दूसरा शेर सिंह था, जो मूल रूप से एकता नगर शहर के एक गांव का रहने वाला था, जिसका उद्यनगर शहर और एकता नगर शहर दोनों में विभिन्न व्यवसाय थे। उन्होंने दिन में पहले बॉस नागेंद्र से शेर सिंह नाम सुना था। स्पष्ट रूप से यह सुनहरे किनारे वाले चश्मे के साथ घमंडी गोलमटोल आदमी था। जहां तक नागेंद्र की बात है, वह निस्संदेह बॉस गेंदर था। सहायक चेन के पास दोनों पुरुषों के बारे में व्यापक जानकारी थी, जिसमें उनकी कंपनियां, संपत्ति, पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध और अतीत और चल रहे मुकदमों में उनकी भागीदारी शामिल थी। जगत मेहरा की नज़र अपने मोबाइल स्क्रीन से हट गई और चंचल मौलासी की ओर देखा। स्पष्ट रूप से उसके पास सहायक चेन आज दोपहर की घटना के बाद उन 2 लोगों के बारे में जानकारी की तलाश कर रहा होगा। उनके लिए यह काम मुश्किल नहीं था। उस नागेंद्र का पड़ोसी प्रांत में कुछ प्रभाव है। हरदेव प्रांत में लियू परिवार का कोई खास नाम नहीं है, लेकिन एकतानगर टाउन में भी उनका काफी प्रभाव हो सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी को उन्हें एक पंक्ति छोड़ने के लिए प्राप्त करूं? मेरे एक चाचा हैं जिनका शायद नागेंद्र से कुछ संबंध है। जगत मेहरा ने जवाब देने से पहले इस पर कुछ विचार किया। अभी की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद मांगूंगा। चंचल मौलासी ने और कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर हिलाया, मेघा को देखते हुए जो रिहर्सल कर रही थी, और सुरेंद्र बंसल और रश्मि सिंह जो फिल्म बना रहे थे, और उसके साथ रेस्तरां के बारे में बात करने लगी। जगत मेहरा समझ गए कि जब उसने सिर्फ अपनी मदद की पेशकश की, तो वह मौलासी परिवार के प्रभाव को नहीं दिखा रही थी। वह वास्तव में मदद करना चाहती थी, और शायद उसके साथ एहसान करने की कोशिश भी कर रही थी। हालांकि अभी के लिए उसने नहीं सोचा था कि नागेंद्र उन्हें कोई परेशानी पैदा करेगा, और शेर सिंह नागेंद्र के नियंत्रण में समस्याग्रस्त भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक कुछ भी निर्धारित नहीं किया जा सका था, क्योंकि वह सभी चरों को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं था, और 2 व्यक्तियों के बारे में उसकी समझ पर्याप्त व्यापक नहीं थी। रसोई में कुछ शोर शराबे के बाद वे सभी बारबेक्यू के लिए मेघा के घर की स्वनिर्मित छत पर चले गए। इस बार शेफ मेहरा या शेफ यू को कदम रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुरेंद्र बंसल, विवन और जतिन सभी ने स्वेच्छा से काम किया। हालांकि चारकोल के कुछ टुकड़े जलाने के बाद मेघा अब और नहीं देख सकी, और उसने अपनी पत्नी नर्मदा से मदद मांगी। जहां तक जगत मेहरा की बात है, वह अभी भी मेघा की छत पर डेक कुर्सी पर लेटा हुआ था, अपने फोन को देख रहा था। रश्मि सिंह और कविता बंसल ने कुछ ग्रिल्ड चिकन विंग्स लाए और एक उन्हें सौंप दिया, फिर उत्सुकता से अपने फोन स्क्रीन पर ब्लूप्रिंट को देखा। हे भगवान! भाई मेहरा, क्या आप अब हवाई जहाज पर शोध करना शुरू कर रहे हैं? क्या आप विमान उड़ाने या बनाने की योजना बना रहे हैं? कविता बंसल जब ब्लूप्रिंट देखी तो वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकीं। अगर यह पहले होता तो शायद वह उसे थोड़ा चिढ़ाती और उसका उपहास करती। लेकिन जगत मेहरा के साथ उनके पिछले अनुभवों ने उन्हें सिखाया था कि इस गंजे आदमी के पास बहुत सारे छिपे हुए कौशल थे। उसके लिए कुछ भी करना संभव था। रश्मि सिंह ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप जिस विमान को देख रहे हैं वह वही है जिसे हमने यहां आने के समय लिया था? जगत मेहरा ने सिर हिलाया। बोइंग 737 NG श्रृंखला 737 से 800, जब हम यहां आए थे तो हमने इस प्रकार का लिया था। हमारे देश में घरेलू छोटी और मध्यम दूरी की उड़ानों के लिए अधिकांश विमान इसी प्रकार के होते हैं। वे 2 CFM 56-7B टर्बोफैन इंजन से लैस हैं, जिनकी अधिकतम थ्रस्ट 27,300 पाउंड है और अधिकतम गति 0.82 मैक है। क्या वहाँ है? इस विमान में कुछ गड़बड़ है? रश्मि सिंह ने धीमी आवाज में पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जगत मेहरा ने हंसते हुए कहा,
मुझे सिर्फ इसकी संरचना में दिलचस्पी है, इसलिए मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं। ठीक उसी तरह जैसे जब आप एक सुंदर लिपस्टिक रंग देखते हैं तो आप सटीक छाया का पता लगाना चाहते हैं। वास्तव में जब वह विमान में था तो वह अपनी सुपर संवेदी स्थिति के माध्यम से विमान की अच्छी समझ को समझने में कामयाब रहा। उन्होंने बार बार 737 से 800 के लिए विभिन्न ब्लूप्रिंट और संबंधित डेटा देखे हैं और इस क्लासिक मॉडल के लिए बहुत सारी सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध थी। लेकिन अब वह जिस दिशा पर विचार कर रहा था वह उसके पिछले सूचना संग्रह और पता लगाने से अलग थी। वह सिर्फ जानना नहीं चाहता था, वह नियंत्रण करना चाहता था। वह इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या सिक्कों की आवाजाही को प्रभावित करने की क्षमता को संयोजित करना संभव होगा, जिसे शर्मिला टंडन ने हवाई जहाज पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सुपर संवेदी अवस्था में सर्किट को प्रभावित करने के साथ विकास करने में मदद की। बेशक यह अभी के लिए विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक था। आज से उन्होंने अपनी सुपर संवेदी अवस्था में 737 से 800 के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र की थी, इसलिए इसे अनुमानित लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अल्पावधि में उन्होंने कोई प्रयोग चलाने के बारे में नहीं सोचा था, कम से कम उड़ान में विमान पर नहीं। यदि सफल होता है तो ऐसा होगा जैसे उसने अपनी सुपर संवेदी अवस्था में हाथ और पैर उगाए हों। पहले जब उसने अपनी अन्य इंद्रियों को अस्थायी रूप से सुपर संवेदी अवस्था में अवरुद्ध कर दिया था तो उसे मूल रूप से ऐसा लगा जैसे उसके पास कोई भौतिक शरीर नहीं था, और भले ही वह अपने परिवेश के बारे में जानता था, वह उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता था। हालांकि गुड्डू और शर्मिला टंडन ने हाल ही में जिन दो क्षमताओं को निखारने में उनकी मदद की, उन्होंने उन्हें सुपर सेंसरी स्टेट में अन्य लोगों और वस्तुओं को प्रभावित करने की संभावना की एक झलक दी। इस संभावना ने उन्हें बहुत उत्साहित किया। बस आपको याद दिलाने के लिए, अपनी सुपर संवेदी स्थिति में वह अन्य भावनात्मक रूप से प्रभावित वस्तुओं को महसूस करके दूर से चीजों को देख सकता था। यदि वह इस सुपर संवेदी अवस्था में रहते हुए अन्य लोगों की चेतना या यहां तक कि वस्तुओं को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, तो उसके पास अनिवार्य रूप से व्यवहार को दूर से नियंत्रित करने की क्षमता है। बेशक यह व्यवहार क्षमता पारंपरिक प्रभाव से अलग है। अपने बाएं हाथ में भुना हुआ पंख और दाहिने हाथ में कुछ मांस की कटार के साथ कविता बंसल ने जगत मेहरा पर कटाक्ष करते हुए कहा, सिर्फ एक शौक? बस कुछ ऐसा जिस पर आप शोध कर रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। आप भविष्य में गंभीरता से विमान उड़ाना शुरू नहीं करेंगे, है ना? जगत मेहरा ने अपने हाथ में भुने हुए मांस पर नजर डाली, फिर अपने हाथ में पंख पर नजर डाली जो एक बड़े क्षेत्र में गाया गया था। वह रश्मि सिंह की ओर मुड़ा और कहा, यह वाला। आप दोनों ने इसे ग्रिल किया, है ना? कविता ने इसे ग्रिल किया। नैना ने इसे ग्रिल किया। दोनों ने एक साथ एक दूसरे की ओर इशारा किया। जगत मेहरा ने बेबसी से जवाब दिया, आप वही खा रहे हैं जो बॉस लियांग ने ग्रिल किया था, लेकिन मुझे वह दो जो तुमने ग्रिल किया था। है, कविता ने कहा कि तुम नोटिस नहीं करोगे, लेकिन मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे। इसलिए मैं अब जीतता हूं। रश्मि सिंह ने जगत मेहरा के हाथ से आधा जले हुए रोस्ट विंग को लेते हुए कहा और उसके बजाय उसे एक सुंदर भुना हुआ चिकन विंग दिया। कविता बंसल ने कहा, मैंने सोचा था कि आप इसे खाएंगे, भले ही यह कोयले का एक टुकड़ा हो, जब तक कि नैना ने इसे आपको दिया था। जगत मेहरा ने हंसते हुए कहा, अगर इसे नैना ने ग्रिल किया होता तो मैं इसे न जानने और खाने का नाटक कर सकता था। लेकिन मुझे पता था कि यह चिकन विंग आपके द्वारा ग्रिल किया गया था, ओल्ड बंसल। ओहो! आप बता सकते हैं? क्या आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं? क्या आप वास्तव में लोगों को उनके भुने हुए मांस से पहचान सकते हैं? कविता बंसल ने संदेह से पूछा। जगत मेहरा ने जवाब दिया, बेशक, मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूं। मैंने इसे आपके दो पात्रों के आधार पर आंका। नैना कुछ भी करने में बहुत सावधान और सतर्क रहती है, इसलिए उसकी ग्रिलिंग में बार बार टर्नओवर और लोकेशन स्विचिंग शामिल होनी चाहिए। यहां तक कि अगर वह मांस को जलाती है तो यह समान रूप से जल जाएगा, इस चिकन विंग की तरह नहीं, जो ज्यादातर एक क्षेत्र में जला हुआ है। यह लापरवाह ग्रिलिंग शैली आपके द्वारा की गई होगी, मिस यांग सैन। रश्मि सिंह ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। वह इतनी खुश थी, वह खुद को रोक नहीं पाई,
जबकि कविता बंसल ने कहा, अरे, तुम वास्तव में बूढ़े सिन्हा द्वारा भ्रष्ट हो गए हो। आप भुने हुए मांस की गोल चक्कर तरीके से भी आलोचना कर सकते हैं। बूढ़े सिन्हा की बात करें तो मैं बस व्हाट्सएप पर उसके साथ चैट कर रहा था। वह कल आने वाली है और जब वह यहाँ होगी तो आपसे सुलेख के बारे में पूछना चाहती है। आप दोनों ने सुलेख का अध्ययन कब शुरू किया? वास्तव में मेरी सुलेख बहुत अच्छी है। यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको घर पर लटकाने के लिए उपहार के रूप में अपने काम का एक टुकड़ा दे सकता हूं। जगत मेहरा ने मजाक किया। रश्मि सिंह ने कहा, जगत मेहरा, आप सुलेख लिख सकते हैं? मेरे दादाजी को भी सुलेख में रुचि है। आप एक टुकड़ा लिख सकते हैं और मैं उसे दिखाऊंगा। कविता बंसल हंसते हुए बोली, क्या आपके चाचा जगत मेहरा के ब्रश को लिखते हुए देखकर इसे एक जादू की तरह मानेंगे और इसे सत्यापित करने के लिए किसी अध्यात्मवादी के पास ले जाएंगे? ओहो! आप बता सकते हैं? क्या आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं? क्या आप वास्तव में लोगों को उनके भुने हुए मांस से पहचान सकते हैं? कविता बंसल ने संदेह से पूछा। जगत मेहरा ने जवाब दिया, बेशक, मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूं। मैंने इसे आपके दो पात्रों के आधार पर आंका। नैना कुछ भी करने में बहुत सावधान और सतर्क रहती है, इसलिए उसकी ग्रिलिंग में बार बार टर्नओवर और लोकेशन स्विचिंग शामिल होनी चाहिए। यहां तक कि अगर वह मांस को जलाती है तो यह समान रूप से जल जाएगा, इस चिकन विंग की तरह नहीं, जो ज्यादातर एक क्षेत्र में जला हुआ है। यह लापरवाह ग्रिलिंग शैली आपके द्वारा की गई होगी, मिस यांग सैन। रश्मि सिंह ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। वह इतनी खुश थी, वह खुद को रोक नहीं पाई, जबकि कविता बंसल ने कहा, अरे, तुम वास्तव में बूढ़े सिन्हा द्वारा भ्रष्ट हो गए हो। आप भुने हुए मांस की गोल चक्कर तरीके से भी आलोचना कर सकते हैं। बूढ़े सिन्हा की बात करें तो मैं बस व्हाट्सएप पर उसके साथ चैट कर रहा था। वह कल आने वाली है और जब वह यहाँ होगी तो आपसे सुलेख के बारे में पूछना चाहती है। आप दोनों ने सुलेख का अध्ययन कब शुरू किया? वास्तव में मेरी सुलेख बहुत अच्छी है। यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको घर पर लटकाने के लिए उपहार के रूप में अपने काम का एक टुकड़ा दे सकता हूं। जगत मेहरा ने मजाक किया। रश्मि सिंह ने कहा, जगत मेहरा, आप सुलेख लिख सकते हैं? मेरे दादाजी को भी सुलेख में रुचि है। आप एक टुकड़ा लिख सकते हैं और मैं उसे दिखाऊंगा। कविता बंसल हंसते हुए बोली, क्या आपके चाचा जगत मेहरा के ब्रश को लिखते हुए देखकर इसे एक जादू की तरह मानेंगे और इसे सत्यापित करने के लिए किसी अध्यात्मवादी के पास ले जाएंगे? जब ड्रिंक्स तैयार हो गई और वे चेक आउट कर रहे थे तो रश्मि सिंह झुक गई और पूछा, क्या आप पंजा मशीन खेलना चाहते हैं? उसके हाथ पर तेजी से फड़फड़ाते सिक्के पर एक नजर डालते हुए उसने कहा, आप इस सिक्के को कैसे फ्लिप करते हैं? यह बहुत अच्छा है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूं। मेरी उंगलियां इतनी फुर्तीली नहीं है। मुझे लगता है कि सीखना मुश्किल हो सकता है। ड्रिंक्स के 2 बैग लेकर आई कविता बंसल ने कहा, मैं क्लॉ मशीन्स में प्रो हूं। आइए देखें कि पहले खिलौना कौन पकड़ सकता है। जैसे ही वह बोलती थी, उसने अपना फोन निकाला और पंजा मशीन पर भुगतान कोड को स्कैन करना शुरू कर दिया। कविता बंसल पंजा मशीन के सामने उत्साह से बैठीं और बोली, जिसे भी पहला खिलौना मिलता है उसे ड्रिंक ले जाने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है? पे में 2 प्लास्टिक बैग भरे गए, अन्य 2 ले जाने के लिए एकदम सही, एक। अच्छा लगता है। रश्मि सिंह भी कोशिश करने के लिए बेताब थी। आत्मविश्वास से भरी कविता बंसल जल्द ही हार गईं। उनके बाद जगत मेहरा का नंबर आया। भले ही उसने सटीक निशाना लगाया और एक खिलौना पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन यह वाहन प्रक्रिया के दौरान गिर गया। हालांकि यह सब उनकी उम्मीदों के भीतर था। जैसे ही कविता बंसल ने पंजा मशीन बजाई, जगत मेहरा उसके बगल में खड़ा हो गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और पंजा मशीन तंत्र और उसके प्रमुख बिंदुओं को अच्छी तरह से समझते हुए सुपर संवेदी अवस्था में प्रवेश किया। दरअसल पंजा मशीन की संरचना सरल होती है। पंजे के अंदर एक विद्युत चुंबकीय कुंडल होता है। विद्युतीकृत होने पर कॉइल के भीतर एक लोहे की पट्टी ऊपर की ओर बढ़ती है, जिससे पंजा कस जाता है। करंट जितना मजबूत होगा,
पंजे की पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। यहाँ तक कि अगर पंजा खिलौने पर सफलतापूर्वक जकड़ जाता है, क्योंकि यह खिलौने को उठाता है और बाहर निकलने की ओर ले जाता है, तो विद्युत प्रवाह कम हो जाता है। क्लैंपिंग बल तब तक कम हो जाता है जब तक कि खिलौना अंततः निकास छेद तक पहुंचने से पहले फिसल नहीं जाता। आमतौर पर पंजा मशीनों में आउटलेट वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए एक सर्किट बोर्ड होता है। मालिक हर इन बार एक या दो नफोस रिडक्शन के मौके के लिए पैटर्न सेट करता है, जिससे खिलाड़ियों को एक खिलौना हथियाने का मौका मिलता है। फिर भी कुछ पंजा मशीन की दुकानें गुप्त रूप से पकड़ को और कमजोर करने के लिए कॉइल के करंट को और कम कर देती हैं, जिससे पेशेवरों को खिलौने के टैग या कपड़े को सटीक रूप से हुक करने और इसे आसानी से प्राप्त करने से रोका जा सकता है। जगत मेहरा खड़े हो गए और रश्मि सिंह को बैठने दिया। इससे पहले कि वह खेलना शुरू करे, उसने निचले दाएं कोने में एक खिलौने की ओर इशारा किया और कहा, उसे उसके सिर से पकड़ने की कोशिश करो। फिर उसने उस सिक्के को पंजा मशीन के ऊपर रख दिया, जिसे उसने पहले अपने हाथ में घुमाया था। यह मेरा लकी कॉइन है। इसके साथ आपको बस सही निशाना लगाने की जरूरत है और आप निश्चित रूप से इसे हथियाने में सक्षम होंगे। अरे अरे शेफ मेहरा, क्या आप रश्मि सिंह के प्रति भी पक्षपाती थीं? उसे मार्गदर्शन और आपका लकी कॉइन मिला, जबकि मुझे केवल आप मिले। मौन में चिंतन कर रहा है। कविता बंसल ने मजाक किया। क्या आप पंजा मशीनों में समर्थक नहीं हैं? आपको दूसरों के मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है? जगत मेहरा हंसते हुए बोले, ठीक है, मैं चिंतन करना जारी रखूंगा। उनका तथाकथित चिंतन वास्तव में फिर से सुपर संवेदी अवस्था में प्रवेश कर रहा था। उनके द्वारा पहले की गई टिप्पणियों के आधार पर खिलौने की स्थिति और उनके सुपर सेंसरी सिक्के के बीच अनुमानित सहसंबंध के साथ जगत मेहरा आसानी से पंजे की स्थिति को सुपर सेंसरी स्टेट में लॉक कर सकते थे और करंट के लिए सूचना प्रतिक्रिया मोड को बदलने के पैटर्न को भी निर्धारित कर सकते थे। जगत मेहरा ने सिक्कों को नियंत्रित करने की क्षमता से आकर्षित करना शुरू कर दिया, जो उन्होंने लिटिल फैटी गर्ल शर्मिला टंडन से प्राप्त किया था, और इसे विद्युत प्रवाह को प्रभावित करने के लिए इलेक्ट्रिक मास्टरी फ्लाइंग के दौरान अनुभव की गई चार्जिंग स्थिति के साथ जोड़ दिया। इस समय पंजा मशीन के ऊपर रखा गया सिक्का अब सुपर संवेदी अवस्था में स्थिति एंकरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बोया नहीं था। यह एक सिग्नल ट्रांसफार्मर और यहां तक कि एक गन एम्प्लेसमेंट भी बन गया था। अपनी सुपर संवेदी अवस्था में जगत मेहरा ने स्पष्ट रूप से सिक्के के माध्यम से स्थानांतरित होने वाले बल को महसूस किया, जो इसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है और फिर नामित पंजे को और प्रभावित करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय कुंडल में प्रवाहित होने वाली धारा बदल जाती है। सुविधा स्टोर के अंदर जगत मेहरा को वादे के अनुसार चिंतन करते देख कविता बंसल हंस पड़ी। इसके बाद उन्होंने और रश्मि सिंह ने अपना ध्यान पंजे की मशीन में लगे पंजे की ओर लगाया। जगत मेहरा के सुझाव के बाद रश्मि सिंह ने जॉयस्टिक का इस्तेमाल करके निचले दाएं कोने में खिलौने पर पंजा लगाया। बटन दबाने के बाद उसने देखा कि पंजा नीचे उतरा और खिलौने के सिर को सटीक रूप से पकड़ लिया। अगले ही पल, हालांकि, पंजा अचानक कसकर जकड़ गया, जैसे कि एक ऐंठन के साथ चिकन पंजे, इतना कि इसने अत्यधिक दबाव के कारण आलीशान खिलौने के सिर का आकार बदल दिया। पंजा मशीन की रोशनी भी एक पल में काफी तेज हो गई। जैसे ही पंजा बाहर की ओर बढ़ा और खिलौने को गिरने की अनुमति देते हुए अपनी पकड़ छोड़ दी, रश्मि सिंह और कविता बंसल दोनों ने अपने मुंह को फड़फड़ाकर देखा। मुझे सचमुच गुड़िया मिल गई। कविता बंसल मदद नहीं कर सकी लेकिन चिल्ला उठी। तियान बावना, जिस गुड़िया को उसने पकड़ा था, वह भी उत्साहित थी। जगत मेहरा को देखकर, आपने हमें जो तरीका बताया वह वास्तव में काम किया। जगत मेहरा के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। उसने उसे अंगूठा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे पकड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास इसके लिए एक आदत है, जो मार्शल आर्ट की दुनिया में जानी जाने वाली टैंक की आयरन क्लॉ प्रिंसेस के योग्य है। हम्फ। और तुम भिखारी के लोहे के हाथ हो। रश्मि सिंह ने गुड़िया को पकड़ते हुए हंसते हुए पलटवार किया। जगत मेहरा ने रश्मि सिंह के साथ मजाक किया, लेकिन वह चुपचाप अपने मन में आत्ममूल्यांकन कर रहा था। हालांकि उसने खिलौना मशीन के पंजे में करंट को सफलतापूर्वक मजबूत किया, जिससे वह गुड़िया को मजबूती से पकड़ सका।
उसने स्पष्ट रूप से इसे अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया और बहुत अधिक बल लगाया। सौभाग्य से, सामान्य परिस्थितियों में कोई भी यह नहीं सोचेगा कि उसने मशीन के साथ छेड़छाड़ की है। वे शायद सोचेंगे कि मशीन खराब हो गई है। 1 महीने पहले उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि कोई भी इस तरह की उपलब्धि हासिल कर सकता है। जगत मेहरा और कविता बंसल के पास ड्रिंक्स और स्नैक्स का एक बैग था और रश्मि सिंह ने गुड़िया को उठाया और होटल वापस जाते समय बातचीत की। इस यात्रा में उनमें से कुल 8 थे। उन्होंने 2 से 2 को जोड़ा था, प्रत्येक एक मानक कमरे में। कविता बंसल के साथ रश्मि सिंह, विवन के साथ सुरेंद्र बंसल, याशिका के साथ चंचल मौलासी थे। जगत मेहरा स्वाभाविक रूप से जतिन के साथ एक कमरा साझा करते थे। रश्मि सिंह और जगत मेहरा द्वारा अन्य कमरों के बीच पेय और स्नैक्स बांटने के बाद जगत मेहरा ने अपने कमरे में वापस जाने से पहले पंजा मशीन के ऊपर रखे गए सिक्के को उसकी ओर झटका दिया। रश्मि सिंह ने सहज रूप से इसे पकड़ लिया और फिर जगत मेहरा को यह कहते हुए सुना, यह भाग्यशाली सिक्का अब आपका है। क्या आप सिक्का पलटना नहीं सीखना चाहते थे? मैं आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो भेजूंगा और आप अभ्यास शुरू कर सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो बस मुझसे पूछें। रश्मि सिंह ने अपने हाथ में साधारण दिखने वाले आम 1 युआन के सिक्के को देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ठीक है। एक बार जब वह कमरे में लौटी तो रश्मि सिंह ने जगत मेहरा की फ्लिपिंग की नकल करने का प्रयास करते हुए सिक्का अपनी उंगलियों में पकड़ लिया। सिक्के ने केवल कुछ धीमे मोड़ बनाए, इससे पहले कि वह आगे नहीं जा सका, और इस प्रक्रिया में उसकी उंगलियों को लगभग तनाव दिया। जगत मेहरा की सिक्का उछालने की चिकनी हरकतों के बारे में सोचकर उसे थोड़ा गुस्सा आया। क्या उसके पियानो और गिटार बजाने वाली उंगलियों की तुलना उसके कीबोर्ड टाइपिंग वाले लोगों से नहीं की जा सकती है? एक अन्य कमरे में जगत मेहरा ने थोड़ी देर के लिए दस्तक दी थी, इससे पहले कि जतिन ने अपना फोन पकड़े हुए दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही दरवाजा खुला था, जतिन अपने मोबाइल गेम में तल्लीन सिर झुकाकर अपने बिस्तर पर वापस चला गया। जगत मेहरा थोड़ा उत्सुक था। जतिन कभी भी मोबाइल गेम पर ज्यादा ध्यान देने वाला नहीं था, उन्हें बहुत सरल और अरुचिकर मानता था। क्या वह अब अपना मन बदल सकता था? हालांकि उस दृश्य को याद करते हुए जब उन्होंने अभी-अभी अन्य कमरों में ड्रिंक डिलीवर की थी, तो वह तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। उनके अलावा रश्मि सिंह और कविता बंसल जो खरीदारी के लिए बाहर गए थे, सुरेंद्र बंसल, विवान, चंचल मौलासी और याशिका सहित बाकी सभी एक ही खेल खेल रहे थे। उन 5 को किंग्स ग्लोरी खेलते हुए टीम बनाई गई थी। निश्चित रूप से जतिन के फोन से आवाज याशिका की आवाज थी, जंगली, यहां जल्दी आओ, वे मुझे पीट पीट कर मार डालने वाले हैं। जतिन ने झट से जवाब दिया, आ रहा हूं, मैं अपने रास्ते पर हूं। मत करो, भाई लियो। पहले जंग के इस दौर को समाप्त करें। आप केवल स्तर 3 पर हैं, और अगर हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो हम उन्हें मारते रहेंगे। मेरी बहन की बात मत सुनो, वह गेमिंग करते समय ओवररिएक्ट करना पसंद करती है। बहन, आप टॉप लेनर हैं, आपको शीर्ष लेन को पकड़ना है, 2 लोगों को अकेले लेने की कोशिश न करें। क्या आप बुर्ज के नीचे खेती करना भी जानते हैं? सुरेंद्र बंसल का चिंतित स्वर। हालांकि अगले ही पल याशिका चिल्लाती है, आह, मैं मर चुका हूं। चिंता मत करो, मैं अभी तुमसे बदला लूंगा, जतिन ने तुरंत जवाब दिया। सुरेंद्र बंसल, जीतन तोमर का पीछा करना बंद करो और मेरी मदद करो, मैं भी मरने वाला हूं। चंचल मौलासी की हताश आवाज गूंज उठी। विवन की आवाज आई, मध्य लेन में आओ, प्रिय। यहां जाओ, मैं इस जेनजी को मारने जा रहा हूं। फिर इसे सुरक्षित रखें और खेती करें, मारना बंद करें। यह निश्चित रूप से गरीब सुरेंद्र बंसल की ओर से एक चेतावनी थी। जगत मेहरा हंसने की कगार पर था, उसने जतिन को परेशान नहीं करने का फैसला किया और अपना फोन चार्ज करने के लिए अपनी टेबल पर चला गया। उसने अपने फोन की स्क्रीन को स्वचालित रूप से लॉक नहीं करने के लिए सेट किया और फिर एक और सिक्का निकाला जिसने सुपर संवेदी संपर्क स्थापित किया था और इसे अपने फोन के बगल में रख दिया। उसने मेज पर रखे फोन को देखा, ध्यान केंद्रित किया और सुपर संवेदी स्थिति में प्रवेश किया। इस नवीनतम रक्त पीने के बाद वह काफी तेजी से सुपर संवेदी अवस्था में प्रवेश करने में सक्षम था। जब तक वह खुद को मानसिक रूप से तैयार करता था,
वह 1 से 2 सेकंड में राज्य में प्रवेश कर सकता था। सुपर सेंसरी स्टेट में जगत मेहरा आसानी से अपने फोन से फीडबैक जानकारी निर्धारित कर सकते थे, जैसे कि इसकी सटीक स्थिति। फिर उसने सिक्के के माध्यम से अपने फोन को प्रभावित करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की टच स्क्रीन में पारदर्शी प्रवाहकीय परतों की 2 परतें होती हैं, प्रवाहकीय परतों को अलग करने वाली एक इंसुलेट परत और इलेक्ट्रोड। जब एक टच स्क्रीन संचालित होती है तो 2 प्रवाहकीय परतें एक प्रतिरोध नेटवर्क की तरह कार्य करती हैं। जब इलेक्ट्रोड की एक परत पर वोल्टेज लगाया जाता है तो एक वोल्टेज ढाल बनता है। यदि कोई बल 2 परतों को एक बिंदु पर छूने का कारण बनता है तो इलेक्ट्रोड परत पर स्पर्श बिंदु पर एक वोल्टेज को मापा जा सकता है जिसे चार्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार स्पर्श बिंदु के निर्देशांक का पता चलता है। हालांकि आजकल अधिकांश फोन कैपेसिटिव स्क्रीन का उपयोग करते हैं। जब एक मानव उंगली स्क्रीन को छूती है तो शरीर का विद्युत क्षेत्र उंगली और स्क्रीन की सतह को युग्मन संधारित्र बनाने का कारण बनता है। उच्च आवृत्ति धारा के लिए एक संधारित्र एक प्रत्यक्ष कंडक्टर है और इस तरह उंगली स्पर्श बिंदु से एक बहुत छोटा करंट खींचेगी। यह करंट स्क्रीन के प्रत्येक कोने से निकलता है। सैद्धांतिक रूप से 4 कोनों से बहने वाली धारा उंगली से कोनों तक की दूरी के समानुपाती होती है। 4 धाराओं के अनुपात की गणना करके नियंत्रक स्थिति निर्धारित कर सकता है और इसे प्रोसेसर को भेज सकता है। सुपर सेंसरी स्टेट में जगत मेहरा अपने आसपास के लोगों या वस्तुओं को प्रभावित करने के लिए सुपर सेंसरी कॉन्टैक्ट या इमोशनल इन्फ्यूजन का उपयोग कर सकता है। यद्यपि ये प्रभाव शारीरिक स्पर्श का अनुकरण नहीं कर सकते हैं, वे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रमुख लाभों में से एक यह है कि यह प्रभाव किसी भी बाधा को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए सीधे किसी भी वस्तु में प्रवेश कर सकता है।